बच्चों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। ज्योग्राफी का ही एक भाग है शैलें। शैलें यानी कि रॉक्स या चट्टानें। भूपटल की रचना करने वाले पदार्थ चट्टान या शेल कहलाते हैं। भूविज्ञान में शेल या चट्टान में उन सभी पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है जो ग्रेनाइट तथा बालुका पत्थर की तरह कठोर हो। कैसी चट्टानों को सम्मिलित कर रहे हैं हम इसमें? जो ग्रेनाइट तथा बालुका पत्थर की तरह कठोर हो, या चीका व रेत की तरह कोमल, चूने या खाड़िया की भांति प्रवेश हो। या कैसी हो? या तो ग्रेनाइट बालुका पत्थर की तरह कठोर हो, या चीका रेत की तरह कोमल हो यानी सॉफ्ट हो, चूने या खड़िया की भांति प्रवेश्य हो। जिस तरह से चूने में पानी की थोड़ी मात्रा डाली जाए या खड़िया में डाली जाती है तो उसमें उसके जो छोटे छोटे पोर होते हैं उसमें प्रवेश कर जाता है। या फिर स्लेट की भांति अप्रवेशी हो। दोनों तरह की बात कही गई है यहाँ पे। सॉफ्ट भी होनी चाहिए या फिर अप्रवेशी यानी कि कठोर हो, जिसके अंदर कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता हो। लोबेक के मत में शैलें अपने वातावरण का प्रतिफल होती है तथा वातावरण के बदलने पर शैलों में भी परिवर्तन होता है। शैलें अपने वातावरण का प्रतिफल होती है। जिस तरह का जहाँ पे वातावरण होता है वहाँ पर उसी तरह की शैलें पाई जाती है। तथा वातावरण के बदलने पर शैलों में भी परिवर्तन होता है। जैसे हमने सुना है कि जहाँ पे हीट ज़्यादा होगी वहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, वहाँ शैलें पिघल जाती है या फैलाव लिए होती है। और जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, शून्य से भी कम होता है, वहाँ सिकुड़न पैदा होती है। तो वहाँ शैलें अलग प्रकार की होती है। इसीलिए लोबेक ने कहा है कि शैलें अपने वातावरण का प्रतिफल होती है तथा वातावरण के बदलने पर शैलों में भी परिवर्तन होता है। आगे चलते हैं हम। शैलों का वर्गीकरण। आग्नेय शैल। आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के इग्निस से लिया गया है, जिसका अर्थ है अग्नि। क्या है इसका अर्थ? अग्नि। अग्नि मतलब आग, जिसका अर्थ है अग्नि। वास्तव में अत्यंत उच्च तापमानों के कारण भूगर्भ में स्थित पदार्थ द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। क्या होता है? अत्यंत उच्च तापमानों के कारण भूगर्भ में जो पदार्थ होते हैं वो कैसे पाए जाते हैं? द्रव अवस्था में। जब यदि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो अवस्था पदार्थ की अवस्था कैसी होगी? द्रव की अवस्था होगी। इसी द्रव पदार्थ जो जिसमें क्या होता है? मैग्मा होता है कि ठंडे होकर जमने से ठोस आग्नेयशिलाओं का निर्माण होता है। ये जो द्रव पदार्थ पाया जाता है, जब ये ठंडा होकर जम जाता है तो उससे आग्नेयशिलाओं का निर्माण हो जाता है। आग्नेयशिलाओं का निर्माण हो जाता है। आग्नेयशिलाओं की प्रमुख विशेषताएं। आग्नेयशिलाएं रवेदार होती है, ये स्तरहीन होती है। कैसी? आग्नेयशिलाएं कैसी होती है? रवेदार होती है और स्तरहीन होती है। ये असरंध्री होती है, मतलब इनमें रंध्र नहीं मिलते हैं हमें देखने पे, है ना। ये शैलें सघन व स्थूल होती है। सघन यानी एकदम सॉलिड, कठोर और स्थूल होती है। आग्नेय शैलों का संबंध ज्वालामुखी क्रिया से है, अतएव इनका वितरण ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाया जाता है। आग्नेय जैसे नाम से पता है तो कहाँ पे मिलती है? ये ज्वालामुखी क्रिया से मिलती है, उसका संबंध ज्वालामुखी क्रिया से होता है। अतएव इनका वितरण ज्वालामुखी क्षेत्रों में ही पाया जाता है। अधिकांश इनका वितरण कहाँ मिलेगा? जहाँ पर ज्वालामुखी के क्षेत्र होंगे। आग्नेय शैलों का वर्गीकरण। नंबर 1, उत्पत्ति की प्रक्रिया के अनुसार। उत्पत्ति की प्रक्रिया के अनुसार ये 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी आग्नेयशिल और बहिर्वेदी आग्नेयशिल। अंतर्वेदी आग्नेयशिल भूगर्भ में अत्यधिक ताप के कारण मैग्मा भूपटल पर आने का प्रयास करता है। जो पृथ्वी के अंदर नीचे के भाग में अत्यधिक ताप के कारण मैग्मा जो होता है वो भूपटल पर यानी कि ऊपर आने की कोशिश करता है, किंतु यह मार्ग में ही ठंडा होकर जम जाता है। किंतु क्या होता है कि ये पूरा ऊपर तक नहीं आ पाता है और रास्ते में कहीं ठंडा होकर
जम जाता है और ठोस रूप धारण कर लेता है। यदि कोई चीज़ ठंडी होती है तो ठोस का रूप धारण कर लेती है ठंडा होते-होते, और टेम्परेचर ज़्यादा होता है पिघल जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैग्मा ठंडा रूप धारण कर रहा है, ठंडा होकर जम रहा है और जिससे ठोस रूप धारण कर रहा है। ठंडा होके जम गया और जमने पर कैसा हुआ? ठोस। इसी आधार पर कुछ शेलों के किस तरह से निर्माण हुआ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर 1, छत्रशिला या लेकोलिथ। छत्रशिला या लेकोलिथ। यहाँ चित्र में देखिए छत्रशिला या लेकोलिथ, है ना? ये भूगर्भिक परतों में उत्तल रूप में वाष्प एवं गैस युक्त मैग्मा के गुंबदाकार जमाव है। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, ये किसका जमाव है? वाष्प एवं गैस युक्त मैग्मा के गुंबदाकार जमाव है। ये गुंबद की आकृति का जमाव भी जो भाग में दिखाई दे रहा है, इसको बोलेंगे हम लेकोलिथ। उसके बाद है सिडार। सिडार है विभिन्न परतों में मैग्मा के गुंबदाकार देवदार वृक्ष की भांति जमाव। सिडार कैसे होता है? विभिन्न परतों में मैग्मा के गुंबदाकार देवदार वृक्ष की भांति। देवदार वृक्ष में दोनों तरफ से शाखाएं चलती है और बीच में इसके जमाव हो रहे हैं, मैग्मा का जमाव है। देखो चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि किसका किस देवदार के वृक्ष की भांति इसमें जमाव पाया जाता है। नंबर 3, फेकोलिथ। फेकोलिथ इसमें मैग्मा का लहरदार जमाव होता है। जैसा कि चित्र से भी स्पष्ट है, लहर उठी नीचे जा रही है और ऊपर आ रही है, फिर लहर बन रही है। इस तरह से जब लहरदार जमाव हो जाता है मैग्मा का, तो उसे हम फेकोलिथ कहते हैं। लोपोलिथ मैग्मा का तस्त्री नुमा जमाव। जैसा कि चित्र में स्पष्ट है, एक तस्त्री बनी की आकार कुछ बना हुआ है, तो इस तरह के जब मैग्मा का जमाव होता है तो उसको लोपोलिथ कहते हैं। इसके बाद है बेथोलिथ। यह मैग्मा का वृहद गुंबदाकार जमाव है। कैसा जमाव है? बड़े गुंबद के आकार का, और छोटे गुंबद के आकार का कौन था? सिडार। जहाँ मैग्मा गुंबदाकार देवदार वृक्ष की बात ही हो रहा था, तो वहां तो वो तो था सिडार। और जहाँ वृहद गुंबदाकार यानी बहुत बड़े आकार का गुंबद बन जाता है, तो हम उसे बोलते हैं बेथोलिथ। उसके बाद है सिल। ये समांतर परतों में मैग्मा के मोटे एवं विस्तृत जमाव है। सिल कैसा है? समांतर परतों में मैग्मा के मोटे एवं विस्तृत जमाव है। जैसा कि चित्र में देखिए समांतर परतें हैं और इनमें क्या हुआ? मोटे एवं विस्तृत जमाव हो रहे हैं। एक मोटा सा भाग पे इसका जमाव हो रहा है। देखो ये डार्क कलर का जो किया हुआ है हमने, इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी परत आ रही है, तो समांतर परतें चल रही है एकदम सीधे सीधे, और उनमें मैग्मा के मोटा और विस्तृत जमाव यहाँ पे पाया जा रहा है। इसको बोल रहे हैं हम सिल। उसके बाद है शीट। शीट ये सिल की भांति मैग्मा के विस्तृत किंतु पतली चादर के रूप में जमाव है। इस सिल की भांति फैला हुआ तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये पतली चादर के रूप में है। जैसा कि चित्र में स्पष्ट है, ये मोटा नहीं होके कैसा है? पतला है, और ये सिल की भांति मैग्मा के विस्तृत भाग पे तो फैला हुआ है, लेकिन पतली चादर के रूप में फैला हुआ है। जहाँ डार्क पार्ट आ रहा है वहां पे हम ये पतली चादर के रूप में फैला हुआ है। ये जहाँ डार्क हो रहा है ये पतली चादर है, ठीक है? उसके बाद आता है बास। इस सतह के कोण बनाते हुए मैग्मा के लघु जमाव बास कहलाते हैं। सतह से किसे हुए कोण बनाते हुए, इसका चित्र देखिए ध्यान से। इसमें देखो, इसमें कोण बनाते हुए यानी तिरछी उसमें बना हुआ है पूरा जमाव। जो डार्क वाला भाग है पूरा इसका मैग्मा का जमाव है यहाँ पे, तो कोण बनाते हुए मैग्मा का लघु जमाव है, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम? बास बोल रहे हैं या बॉस बोल रहे हैं। उसके बाद है स्टॉक। ये स्टॉक जो है ये गोलाकार आग्नेय शेल है। देखो इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ गोल आकृति सी बनी हुई है, तो इसको बोलते हैं स्टॉक। उसके बाद है
ज्वालामुखी नलिका या ग्रीवा। ज्वालामुखी नलिका या ग्रीवा। वोल्केनिक पाइप और नेक। जब ज्वालामुखी की नलिका से धरातल पर आते हुए मेघमार नलिका के भीतर ही जम जाता है। ज्वालामुखी की नलिका से हमें पता है कि नीचे से पदार्थ एक द्रवित पदार्थ ऊपर की ओर आता है और कहाँ पे जम रहा है, मेघमार नलिका के भीतर ही जम जाता है। वो पूरा ऊपर नहीं आ पाता है और अंदर ही अंदर उसमें नलिका में ही जम जाता है। ठीक है, तुम उसको क्या बोलेंगे? ज्वालामुखी नलिका बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? ज्वालामुखी नलिका। इसके बाद है डाइक। डाइक देखिए, ये जमाव सील की भांति पतले किंतु भूपटल से समकोण बनाते हुए लंबवत रूप में निर्मित होते हैं। देखो डाइक बना हुआ है यहाँ पे, इसकी आकृति भी बनी हुई है। ये कैसा जमाव है? सिल की भांति पतला तो है, सिल बनाया था हमने, उसमें कैसा था? सिल की भांति पतले किंतु भूपटल से समकोण बनाते हुए लंबवत रूप में निर्मित होते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्लग। प्लग में हम बताते हैं कि ज्वालामुख पर मेग्मा के जम जाने से वह छिद्र बंद हो जाता है। यह उभरी हुई आकृति प्लग कहलाती है। क्या होता है प्लग में? कि ज्वालामुख है, जो ज्वालामुखी का जो मुख है यानी कि क्रेटर पर मेग्मा के जम जाने से, वहां पर क्या जम गया? मेग्मा जम गया, तो वह छिद्र बंद हो जाता है। जिससे क्या होगा? यदि जमाव हो जाएगा तो छिद्र बंद हो जाएगा और ये उभरी हुई आकृति प्लग कहलाती है, और यही आकृति प्लग कहलाती है। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, बहिर्वेदी आग्नेयशैल। पहले अंतर्वेदी पढ़ी थी हमने, अब बहिर्वेदी आग्नेयशैल। एक्सट्रूसिव इग्नेस रॉक्स। जब पिघली हुई शैलें यानी कि मेग्मा भूपटल के बाहर वायुमंडल के संपर्क में आकर शीघ्र जमती है। इसकी क्या खासियत है? कि पिघली हुई शैलें भूपटल के बाहर वायुमंडल के संपर्क में आकर शीघ्र जम जाती है, ये इसकी खासियत है। और दूसरी बात है कि रासायनिक संरचना के अनुसार, ये सब किसके अनुसार थे? पहले वाले किसके अनुसार थे बताओ? ये थे आग्नेयशैलों का वर्गीकरण था। और फर्स्ट में अब हम लेंगे इसका रासायनिक संरचना के अनुसार। पहले मेग्मा के अनुसार लिया था हमने कि मेग्मा के अंतर्वेदी आग्नेयशैल में किस प्रकार मेग्मा जमता है। फिर बहिर्वेदी आग्नेयशैल हो गई कि भूपटल के संपर्क, वायुमंडल के संपर्क में आकर शीघ्र जम जाती है, वो बहिर्वेदी होती है। अब है हम रासायनिक संरचना के अनुसार इसको लेते हैं। इसमें ए पॉइंट है अधिसिलिका शिले, एसिड इग्नेस रॉक्स। कौन सी? अधिसिलिका शिले यानी कि एसिड इग्नेस रॉक्स। इसमें सिलिका की मात्रा 80% तथा उससे अधिक होती है, जैसे कि ग्रेनाइट। कैसी होती है सिलिका की मात्रा? 80% या उससे अधिक भी हो सकती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम अधिसिलिका शैले। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या लेते हैं? ग्रेनाइट को लेते हैं। बी पॉइंट है मध्यम चट्टानें, इंटरमीडिएट रॉक्स। इनमें सिलिका का अंश 55% से 65% तक रहता है। सिलिका का अंश कितना रहता है? 55% से 65% तक रहता है। जैसे कि डायोराइट, एंडेसाइट। कौन कौन से एग्जाम्पल है मध्यम चट्टाने का? डायोराइट, एंडेसाइट। सी पॉइंट है बेसिक चट्टाने, बेसिक रॉक्स। इनमें सिलिका का अंश 45% से 55% के बीच होता है। धीरे धीरे सिलिका की मात्रा देखो घटती जा रही है। अधिसिलिका में 80% थी, मध्यम चट्टाने में 55 से 65% है, और बेसिक चट्टानों में 45 से 55% के बीच होता है। जो 45 से 55% के बीच में होता है उसका एग्जाम्पल है गेब्रो और बेसाल्ट। बेसिक चट्टानें कितनी प्रतिशत पे होती है? 45 से 55% के बीच होती है, और इसका एग्जाम्पल है गेब्रो, बेसाल्ट। डी पॉइंट है अल्ट्रा बेसिक चट्टानें।
इन चट्टानों में सिलिका का अंश 45% से कम होता है। देखो जितना जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं सिलिका की मात्रा कम होती चली जा रही है। तो अल्ट्रा बेसिक चट्टानों में सिलिका का अंश कितना है? 45%। अब हम आगे बढ़ेंगे खनिजों के अनुसार। ग्रेनाइट परिवार की शेलें। खनिजों के अनुसार सबसे पहला कौन सा पढ़ रहे हैं हम? ग्रेनाइट परिवार की शेलें। इन शेलों में स्फटिक तथा आर्थोक्लेज मुख्यतः पाए जाते हैं। इसमें क्या मिलता है? स्फटिक यानी क्वार्ट्ज और आर्थोक्लेज इसमें पाए जाते हैं। किसमें? ग्रेनाइट परिवार की शेलों में। बी पॉइंट है सेनाइट परिवार की शेलें। पहला तो क्या था? ग्रेनाइट परिवार की शेलें। बी पॉइंट है सेनाइट परिवार की शेलें। सेनाइट परिवार की शेलें, इन शेलों में आर्थोक्लेज फेल्सपार की अधिकता पाई जाती है। इसमें किसकी अधिकता मिल रही है? आर्थोक्लेज फेल्सपार की अधिकता रहती है, इसलिए इनको इनको क्या कहते हैं? आर्थोक्लेज फेल्सपार की अधिकता है इनमें, और ये है सेनाइट परिवार की शेलें। तीसरा है डायोराइट परिवार की शेलें। डायोराइट परिवार की शेलें में देखिए, इनमें हॉर्नब्लेंड तथा फेल्सपार अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्या क्या पाया जाता है? हॉर्नब्लेंड और फेल्सपार अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। डी पॉइंट है गेब्रो परिवार की शेलें। गेब्रो परिवार की शेलें में हम देखेंगे कि इनमें पायरोक्सिन तथा कैल्शियम, प्लेगियोक्लेज, फेल्सपार खनिज मुख्यतः पाए जाते हैं। कौन कौन से मिल रहे हैं इसमें? एक तो पायरोक्सिन, दूसरा कैल्शियम, प्लेगियोक्लेज, फेल्सपार खनिज मुख्यतः पाए जाते हैं। ई पॉइंट है मध्यवर्ती परिवार की शेलें, यानी कि इंटरमीडिएट फैमिली। इन शेलों में दो भिन्न परिवार की शेलों के गुण होते हैं। जैसे ग्रेनोडायोराइट में ग्रेनाइट और डायोराइट के गुण होते हैं। तो दो तरह की मिल रही है यहाँ पे। दो भिन्न परिवार की शेलों के गुण एक ही जगह पे मिलते हैं, जैसे कि ग्रेनोडायोराइट यानी कि ग्रेनाइट व डायोराइट के गुण पाए जाते हैं। अब ले रहे हैं हम कणों की बनावट के आधार पे। ए पॉइंट है बड़े कणों वाली आग्नेय शेल। जिन शेलों के कण बड़े होते हैं, और कौन सी शेलें हैं? वो आग्नेय शेल है। इनके कण बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट। कौन सी शेल ऐसी? वो है ग्रेनाइट। फिर है बी पॉइंट बहुत बड़े कणों वाली आग्नेय शेल। तो इससे भी पहले तो क्या था? बड़े कणों वाली। अब बी पे है बहुत बड़े कणों वाली आग्नेय शेल। इन शेलों के कण बहुत अधिक बड़े होते हैं, जैसे पेगमेटिटिक। कौन सी? पेगमेटिटिक। सी है सूक्ष्म कणों वाली आग्नेय शेल। इन कणों को सूक्ष्मदर्शक यंत्र के बिना नहीं देखा जा सकता है। मतलब कि अब सूक्ष्म कणों वाले आग्नेय शेल इतने बारीक कण होते हैं इसमें कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। उसके बिना हम इसके कणों को नहीं देख पाते हैं। इसका एग्जाम्पल है डाइक और सिल। डी पॉइंट है टुकड़ों वाली आग्नेय शेल, जैसे कि ज्वालामुखी बम और राख। ये टुकड़ों वाली आग्नेय शेल होती है। उसके बाद हम लिखेंगे आग्नेय शेलों का महत्व। आग्नेय शेलों का महत्व। इसमें है टिकाऊ होने के कारण ग्रेनाइट शेल मकान बनाने के काम आती है। क्या होती है? टिकाऊ होने के कारण ग्रेनाइट शेल किस काम आ रही है? मकान बनाने के काम आ रही है। आग्नेय शेलों के कठोर एवं अप्रवेशी होने के कारण इसमें भूमिगत जल अधिक गहराई पर मिलता है। क्या होता है? आग्नेय शेल कैसी होती है? कठोर व अप्रवेशी होने के कारण इसमें भूमिगत जल अधिक गहराई पर मिलता है। इनमें उष्ण जल स्रोत तथा खनिज मिश्रित जल पाए जाते हैं। इनमें क्या पाया जाता है? उष्ण जल स्रोत तथा खनिज मिश्रित जल पाए जाते हैं। उष्ण जल यानी गर्म जल मिलता है, और खनिज मिश्रित जल भी यहाँ पे पाया जाता है। दूसरा है हमारे अवसादी या तलछटी क्षेत्र।
अभी तक तो क्या पढ़ रहे थे हम? आग्नेय का पढ़ रहे थे, शेल। और अब पढ़ेंगे अवसादी या तलछटी शेल। लैटिन भाषा के सेडिमेंटम शब्द से अवसादी शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है नीचे बैठना। क्या होता है इसका अर्थ? नीचे बैठना। अवसादी शेलों की प्रमुख विशेषताएं। चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। नंबर 1, पहली विशेषता क्या है? ये शेलें स्तरित होती है। कैसी होती है? स्तरित होती हैं। दूसरा है, ये शेलें सरंध्री होती है। सरंध्री यानी कि जिसमें रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो सरंध्री होती है। इनमें रवे नहीं पाए जाते, इनमें रवे नहीं मिलेंगे। ठीक है, इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। क्या मिलता है अवसादी शेलों में? जीवाश्म मिलता है। अवसादी शेलों का वर्गीकरण। नंबर 1, अवसादी शेलों के वर्गीकरण में निर्माण में प्रयुक्त अवसादों के अनुसार। पहला है इसमें बालू का पत्थर। इसमें बालू की रेत प्रधानता होती है। ये शेल सरंध्री होती है। बालू का पत्थर में क्या होगा? इसमें बालू रेत की प्रधानता होगी और ये शेल सरंध्री होती है। कैसी होती है शेल? सरंध्री होती है। फिर है सेकंड, कांग्लोमरेट। कांग्लोमरेट चिकने व गोलाकार पत्थर के टुकड़े या कंकड़ कांग्लोमरेट कहलाते हैं। इसमें क्या होता है कि चिकने व गोलाकार पत्थर के टुकड़े, चिकने व गोलाकार, ठीक है, चिकने भी हो और गोल भी हो, ऐसे पत्थर के टुकड़े क्या कहलाएंगे? कांग्लोमरेट। उसके बाद है चीका मिट्टी व शेल। क्या होगा? चीका मिट्टी व शेल। तो 1/256 से 1/8192 मिलीमीटर व्यास के अत्यंत सूक्ष्म कणों से चीका निर्मित होती है। चीका किससे निर्मित हो रही है? 1/256 से लेकर 1/8192 मिलीमीटर व्यास के अत्यंत सूक्ष्म कणों से चीका निर्मित होती है। इसके बाद है चूना प्रधान शेलें। ये शेलें झील, जलाशय या सागर में चूना प्रधान अवशेषों, जीवावशेषों तथा वनस्पतियों से निर्मित होती है। जो चूना प्रधान शेलें वो कहाँ पे किससे निर्मित हो रही है? जीव अवशेषों और वनस्पतियों से निर्मित होती है। इस कहाँ पे मिलती है? और झील, जलाशय या सागर में। कहाँ पे? झील, जलाशय और सागर में। उसके बाद है कार्बन प्रधान शेलें। इन शेलों की रचना वनस्पति के अवशेषों के जमा एवं संगठित होने से होती है। कार्बन प्रधान शेलों में क्या होता है? इन शेलों की रचना वनस्पति के अवशेष, जो वनस्पति के अवशेष यानी कुछ भाग होते हैं, उनके जमा व संग्रह, कहीं जमा हो जाते हैं, संगठित इकट्ठे हो जाते हैं और उनसे कुछ शेलों का निर्माण होता है। उनको बोल रहे हैं कार्बन प्रधान शेलें। सेकेंड पॉइंट है निर्माण में प्रयुक्त साधन के अनुसार। नदीय शेलें। नदीय शेलें पर्वतों की तलछटी मैदान में ये कंकड़ पत्थर गोलाश्म को स्तर के रूप में जमा करके अवसादी शेलों का निर्माण करती है। क्या करती है ये? नदीय शेलें पर्वतों की तलहटी में मैदान में कंकड़ पत्थर गोलाश्म को, कंकड़ पत्थर और गोलाश्म को स्तर के रूप में जमा करके अवसादी शेलों का निर्माण करती है। किस किस चीजों से? मैदान में और तलहटी में। कहाँ पे मिल रहा है? पर्वतों की तलहटी और मैदान में। अवसादी शेलों का कंकड़ पत्थर और गोलाश्म इसको स्तर के रूप में जमा करके अवसादी शेलों का निर्माण करती है। किस किस को जमा करके? कंकड़ पत्थर और गोलाश्म को। दूसरा पॉइंट है इसका सरोवरी शेल। झीलों में गिरने वाली नदियां सैकड़ों टन मिट्टी का निर्माण करती है। सरोवरी शेल में क्या होता है? झीलों में जब गिरने वाली नदियां सैकड़ों टन मिट्टी का निक्षेपण करती है। जब झील सूख जाती है तो अवसादी शेलों का निर्माण होता है। जब वो झील सूख जाएगी तो किसका निर्माण होगा? अवसादी शेलों का। क्योंकि सरोवरी शेल में क्या होता है कि झीलों में गिरने वाली नदियां सैकड़ों टन मिट्टी का निक्षेपण कर देती। निक्षेपण लाने की लाके एक जगह जमा कर देना या उसमें डाल देना, है ना? तो निक्षेप हो जाता है वहां पे।
और जब झील सूख जाएगी तो वहाँ पे किसका निर्माण होगा? अवसादी शेलों का निर्माण होता है। उसके बाद है वायुड़ शेल। उष्ण व शुष्क प्रदेशों में शेलों का यांत्रिक अपक्षय होने से शेलें ढीली पड़ती है। वायु शेल कणों को उड़ाकर अन्यत्र ले जाती है। इन सूक्ष्म कणों का जमाव परतों के रूप में नहीं होता है। वायुड़, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि वायु मतलब हवा, है ना? उष्ण व शुष्क प्रदेशों में शेलों का यांत्रिक अपक्षय होने से शेलें ढीली पड़ती है। कैसे होती है? उष्ण व शुष्क प्रदेशों में शेलों का यांत्रिक अपक्षय शुरू हो जाता है, जिससे शेलें ढीली पड़ जाती है और वायु शेल कणों को उड़ाकर, किसको उड़ा रही है? क्योंकि शेलें ढीली पड़ गई तो वायु क्या कहते हैं, शेल के कणों को उड़ाकर अन्यत्र ले जाती है। अन्यत्र मतलब दूसरे स्थान पर ले जाती है। और इन सूक्ष्म कणों का जमाव, किन सूक्ष्म कणों का? ये जो ढीली पड़ गई और उससे शेल कण जो उड़ के आए, उन शेल कणों का सूक्ष्म जमाव परतों के रूप में नहीं होता है, क्योंकि सूक्ष्म कण है तो वो आसानी से उड़ जाएगी, एक स्थान से दूसरे स्थान को चली जाएगी, तो इसलिए इनका जमाव परतों के रूप में नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद है कायांतरित शेलें। किसी शेल के मौलिक स्वरूप के रूप परिवर्तन से विकसित होने वाली शेल को कायांतरित शेल कहा जाता है। क्या होता है? किसी शेल के मौलिक रूप में परिवर्तन से विकसित होने वाली शेल कायांतरित शेल कहा जाता है। जैसे कि कायांतरण के कारण, एजेंट ऑफ मेटामॉर्फिज्म नंबर 1 ऊष्मा या ताप, यानी कि हीट। ताप के कारण खनिजों के संगठन में परिवर्तन होते हैं, जिससे किसी भी शेल का कायांतरण हो जाता है। ताप के कारण क्या होता है? खनिजों के संगठन में परिवर्तन होता है। हम जहाँ पर किसी चीज को टेम्परेचर देंगे तो वो क्या होगा? पिघल जाएगी, ढीली पड़ जाएगी या द्रव अवस्था में प्राप्त हो जाएगी। यही तो होता है, किसी भी चीज को देते हैं तो टेम्परेचर। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि ताप के कारण खनिजों के संगठन में परिवर्तन, जो खनिज का संगठन है वो ढीला पड़ जाता है और जिससे किसी शेल का कायांतरण हो जाता है। कायांतरण यानी कि रूपांतरण या नए उसमें ढल जाना। ठीक है। दाब, प्रेशर। पृथ्वी के अंदर गहराई पर तथा ताप तथा दाब की वृद्धि से शेलों की ताकत कमजोर हो जाती है। क्या होता है? पृथ्वी के अंदर जो गहराई पर जो दाब और ताप की प्रक्रिया होती है, यदि उसमें वृद्धि हो जाए तो शेलों की ताकत कैसी होगी? कमजोर हो जाएगी। तनाव। तनाव में देखिए स्ट्रेस, इसके प्रभाव से कमोवेश रूप में सुगठ्य शेलें फलित हो जाती है। इसके तनाव से क्या होगा? जो कमोवेश रूप में सुगठ्य शेलें फलित हो जाती है। प्रेशर बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है और ताप की क्रिया, तीनों क्रियाएं यहाँ पे हो रही है। एक तो ताप की, दाब की और एक तनाव की, स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस से क्या होगा? जो शेलें हो गई वो वलित हो जाती है। वलित यानी मोड़ ले लेती है, घुमावदार हो जाती है, ये समझ ले, है ना? वलित हो जाती है, ऊपर उड़ जाती है, ये समझ सकते हैं हम। ठीक है। अगला इसमें कायांतरण का सामान्य वर्गीकरण। सबसे पहला पॉइंट है तापी या संस्पर्शीय कायांतरण, थर्मल और कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। ज्वालामुखी उद्गार के समय उष्ण लावा या उससे निर्मित डाइक जैसी शेलों के ताप के प्रभाव से समीपवर्ती शेलों का स्वरूप बदल जाता है, तब कायांतरित शेलें निर्मित होती है। क्या होता है कि ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है यानी कि वो एक्टिव अवस्था में है, तभी तो उद्गार हो रहा है। तो उद्गार के समय उष्ण लावा या उससे निर्मित डाइक जैसी शेलों, उष्ण लावा यानी कि लावा उस समय कैसा होता है? गर्म रूप में होता है। और उससे निर्मित डाइक जैसी शेलों के ताप के प्रभाव से, है ना, ताप के प्रभाव से समयवर्ती शेलों का स्वरूप बदल जाता है। तो ताप के प्रभाव से क्या होता है कि उस आसपास की शेलों का स्वरूप बदल जाता है, तब कायांतरित शेलें निर्मित होती है। तो कौन सी शेलों का निर्माण होगा? उनका रूप बदल जाएगा तो कायांतरित शेलों का निर्माण होगा। दूसरा है क्षेत्रीय या प्रादेशिक कायांतरण। इसमें क्या होता है
कि इस प्रकार के कायांतरण की प्रक्रिया विस्तृत क्षेत्र पर घटित होती है। क्षेत्र से जहाँ से नाम पता पता चल रहा है कि क्षेत्रीय यानी कि एक विशेष क्षेत्र में होने वाली घटना या प्रक्रिया। तो इस प्रकार के कायांतरण की प्रक्रिया विशेष क्षेत्र पे घटित होती है और इसमें संपीड़न तथा ताप दोनों का योगदान होता है। एक तो संपीड़न का और एक टेम्परेचर का। दोनों का योगदान होता है जिसके कारण कायांतर की प्रक्रिया होती है। तीसरा है स्थितिक कायांतरण। तो स्टैटिक मेटामॉर्फिज्म शेलों के ऊपर दाब के कारण कायांतरण होता है। किसके ऊपर कायांतरण के कारण हो रहा है? शेलों के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है, दाब पड़ता है, तो उनमें कायांतरण होता है और कभी इसमें उष्ण जल तथा द्रवों का प्रभाव भी दिखाई देता है। किसका प्रभाव दिख रहा है? उष्ण जल और द्रव का प्रभाव भी इसमें दिखाई दे रहा है। ये क्रिया अपने ही स्थान पर संपन्न होती है, अतः इसे स्थितिक कायांतरण कहते हैं। प्रादेशिक क्षेत्रीय में तो क्या हो रहा था, एक बड़े क्षेत्र पे क्रिया हो रही थी, एक जैसी क्रिया हो रही थी। लेकिन स्थितिक कायांतरण में क्या होता है, सिर्फ अपने ही स्थान पर ये क्रिया संपन्न होती है, इसीलिए इसको स्थितिक कायांतरण कहते हैं। उसके बाद है नंबर 4 रासायनिक कायांतरण। जब शेलों का खनिज एवं उनके सामान्य संगठन का रूप परिवर्तन उष्ण या शीतल द्रव में या गैसों द्वारा रासायनिक क्रियाओं की सहायता से संपन्न होता है, तो उसे रासायनिक कायांतरण कहते हैं। जब शेलों का क्या होता है, खनिज और उसके सामान्य संगठन के रूप में परिवर्तन होता है उष्ण या शीतल द्रवों या गैसों द्वारा। किसके द्वारा हो रहा है परिवर्तन? उष्ण या शीतल द्रवों या गैसों के द्वारा, किसी के भी द्वारा हो सकता है। ठीक है, तो उसमें परिवर्तन हो रहा है, उष्ण या शीतल द्रवों या गैसों के द्वारा उसमें परिवर्तन हो जाता है, तो रासायनिक क्रियाओं की सहायता से संपन्न होता है। जो किसके द्वारा संपन्न हो रहा है? रासायनिक क्रियाओं की सहायता से। क्या क्या हो रहा है? उष्ण या शीतल द्रवों या गैसों द्वारा रासायनिक क्रियाओं की सहायता से संपन्न होता है। और क्या संपन्न होता है? रूप परिवर्तन का काम। तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक कायांतरण कहते हैं। रासायनिक कायांतरण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रासायनिक क्रिया की सहायता से संपन्न होता है। या मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा और ये हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।